आज हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर है, ठीक है। और हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ योर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये पूरा चैप्टर जो है वो हम एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। एक एक पेज में एनसीईआरटी का समझाऊंगा कि कैसे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो हमारे बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। एक एक पॉइंट मैं एनसीईआरटी से कोट करूंगा, ठीक। वैसे तो ये लेक्चर जो है वो जेई के लिए या नीट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हम इसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर पूरी तरह से 12th बोर्ड्स के लिए ही डेडिकेटेड है। तो मैं इसमें जो क्वेश्चंस ऐड करूंगा वो बोर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही ऐड करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरू करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, मॉडर्न फिजिक्स में इस चैप्टर की बात करूँ, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन से हम 5 से 6 नंबर बोर्ड्स में आसानी से गेन कर सकते हैं। बस एक छोटा सा लेक्चर, ध्यान से एक एक बात को सुनना है। दोबारा अगर हमने रिवीजन नहीं भी किया तो भी एक बार अगर हमने इसे सुना तो हम एक एक क्वेश्चन इसके बोर्ड्स के पेपर में कर पाएंगे। बहुत आसान से मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना सब लोग, ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत क्रिस्प सा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। हम डुअल नेचर की बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एटम एटम जो हमने क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, एटम से रिलेटेड ही ये चैप्टर है, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में लाइट की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो लाइट का बिहेवियर पार्टिकल है या वेव है, इसके बारे में दो राय है। सबको पता है कि लाइट का जो बिहेवियर है वो डुअल है। जैसा कि हम चैप्टर में जान रहे हैं कि चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दोनों है। तो पहले हम रेडिएशन को कवर करेंगे कि रेडिएशन में डुअल बिहेवियर कहाँ से आया, ठीक है। ये जो है ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो शुरू होता है एटम के लिए ही। आगे हम एटम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और एटम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले हैं एंड नथिंग एल्स। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का रेडिएशन वाला जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ठीक। तो ये सारी कहानी जो है, ये सारी कहानी शुरू होती है ईयर 1830 से। 1830 में एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फैराडे, ठीक। माइकल फैराडे ने, ठीक, एक ट्यूब बनाया जिस ट्यूब का नाम माइकल फैराडे ने डिस्चार्ज ट्यूब रखा, ठीक है। एक ट्यूब बनाया जिस ट्यूब का नाम उसने डिस्चार्ज ट्यूब रखा। वहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक का नाम उसने कैथोड दिया, एक का नाम उसने एनोड दिया, और इलेक्ट्रिसिटी पास किया। बहुत लो प्रेशर पे गैसेस को अंदर रखा है उसने, ठीक है, क्लियर। और उसने सबसे पहली बार ऑब्जर्व करा कि कैथोड से कोई रे जो है वो बाहर आता है और वो रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। बस ये एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे का, जहाँ पे 1830 में वो ये कोट करता है, ठीक, कि कैथोड से कुछ, उसे ऐसा लगता है कि कैथोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज जो है वो कुछ चीज़ निकलता है। लेकिन उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था हम लोगों को, और माइकल फैराडे ने उसे पार्टिकल की जगह पे उसको नाम दिया कैथोड से निकलने वाला रे, दैट इज कैथोड रे। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस 1830 के आसपास, ठीक। और माइकल फैराडे ने कहा कि इस कैथोड से निकलने वाला जो रे है दैट इज कैथोड रे, ठीक। बात उसने बताया 1830 में, साल बीतते गए और 1885 में 1885 में एक एक्सीडेंट से, ठीक है, एक्सीडेंटली हर्ष ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया, ठीक है, हर्ष ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया कि जब भी मतलब किसी मेटल पे अगर एक लाइट पड़ता है, ठीक, तो वहां से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो बाहर आता है। लेकिन तब तक भी इलेक्ट्रॉन को कोई आइडिया नहीं था। बस हर्ष ने ये ऑब्जर्व करा कि नेगेटिवली चार्ज कुछ चीज है जो बाहर आता है, ठीक है, 1885 में, ठीक है, क्लियर। इसी टाइम पे दो और साइंटिस्ट थे, ठीक, दो और साइंटिस्ट थे। एक का नाम था हवाल्च और दूसरा था लेनार्ड। इन दोनों ने भी ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया था इंडिपेंडेंटली, और उन्हें ये रियलाइज हुआ, ठीक है, कि इस कैथोड से, ये जो एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया था, इससे कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो बाहर आता है, ठीक है, कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आता है। लेकिन आइडिया नहीं था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या, इलेक्ट्रॉन है, मास क्या है, क्या नहीं, ठीक, क्लियर। और इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो बटे हुए थे। जैसे 1887 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोएंटजन, ठीक है। रोएंटजन ने भी
ठीक है, सबसे पहली बार रोन्टजन ने भी सबसे पहली बार एक्सरे, रोन्टजन को एक्सरे का के डिस्कवरी का क्रेडिट मिलता है, वो भी सेम ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। ठीक, सब अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो इसी एरा में 1885 से लेके 1887 के आसपास जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में हर जानकारी निकालना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच में जो साइंटिस्ट सबसे आगे निकल जाता है इन सब से, उसका नाम था ऑब्वियसली जे जे थॉमसन। उसका नाम था जे जे थॉमसन। ठीक, जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन ने, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके 1887 में, ठीक है, ये बताया कि कैथोड से, ये जो माइकल फैराडे का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इस कैथोड से निकलने वाला जो चीज था वो कोई रे नहीं, वो एक्चुअल में पार्टिकल था। ठीक है, और उसने कहा कि ये एक पार्टिकल है जो कुछ मास पोजेस करता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक, तो ये जो कैथोड रे था, ठीक है, इसको इसने कहा कि ये एक्चुअल में एक पार्टिकल है जिसका नाम जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन और मास चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो फाइंड कर पाता है। एक्चुअल में इंडिविजुअली तो फाइंड नहीं कर पाता है, लेकिन जे जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर पाता है। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो जे जे थॉमसन जो है वो इसका वैल्यू बताता है 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कुलम पर केजी। एक्चुअल में जे जे थॉमसन जो है वो इंडिविजुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं फाइंड कर पाता है। ठीक है, लेकिन वो एक इक्वेशन से चार्ज टू मास रेशियो जरूर फाइंड कर पाता है। जे थॉमसन कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इस फॉर्मूले को यूज करके वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकता है। ये सब कुछ जो है इन सारे एक्सपेरिमेंट को जो इन सारे साइंटिस्टों ने परफॉर्म किया, रोन्टजन भी इस नेगेटिव चार्ज को प्रूफ करने के चक्कर में एक्सरे का डिस्कवरी कर देता है। हार्ज ने तो इसे शुरू ही करा था। माइकल फैराडे से गलती हो गई, उसने पार्टिकल की जगह रे वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर। और हवाल्च और लेनार्ड जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, बहुत कुछ देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पहचान पाए जे जे थॉमसन से पहले। बट जे जे थॉमसन ने ये सब कुछ बता दिया, चार्ज टू मास रेशियो बता दिया। बाद में हवाल्च और लेनार्ड जो ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जे जे थॉमसन के चार्ज टू मास रेशियो को अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले पार्टिकल का भी चार्ज टू मास रेशियो निकाला, वो मैच किया कैथोड से, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि एक्चुअल में जे जे थॉमसन जो है वो सही है। और यहाँ पे हमें अपना सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया था, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बात करें हम 1903 की, ठीक, तो 1903 में, ठीक, जे जे थॉमसन को इसी के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। और उसी के आसपास मिलिकन ने अपना फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। मिलिकन का फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने सबसे पहली बार चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया। अब सब लोगों को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम। और जब इस चार्ज को यहाँ पे पुट किया गया तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया हमें, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी, -31 केजी। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चला, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारा अब जो पुराने डाउट थे, जैसे कुछ लोगों को डाउट था पहले कि कैसे आखिर मेटल को हीट करने पे कैसे कलर्ड रे बाहर आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इससे पहले। बट इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद सारा डाउट क्लियर हो गया कि कैसे एक मेटल को हीट करने से, ठीक, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हवाल्च और लेनार्ड कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी को देख पाते हैं। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा ध्यान रखना, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी खोल लो अपने सामने, हर पेज की बात करेंगे हम एनसीईआरटी के बिल्कुल सेकंड पेज पे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक दिख रहा होगा तुम्हें एनसीईआरटी में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास हो, ठीक, तो उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो एनसीईआरटी मेंशन करता है, थर्म आयनिक इमिशन। सॉरी, थर्म
आयनिक इमिशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, कि किसी भी मेटल को अगर हम हीट अप करते हैं, थर्म का मतलब क्या है? थर्म का मतलब है हीट, ठीक। तो किसी भी मेटल को हम हीट अप करते हैं, हीट करते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास जहाँ पे हम किसी भी मेटल को हीट अप करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रैंडमली अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, जैसे मेटल का कोई रॉड है, आयरन ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। आयरन, सबने देखा होगा कि आयरन को जब एक तरफ से हीट अप करते रहते हैं तो एक पोर्शन जो है वो पहले डल होता है, फिर रेड कलर का बन जाता है, फिर ब्लूइश कलर का बन जाता है। तो वो जो रेड कलर का हमें वो आयरन एक तरफ से दिखाई देता है, वहां से एक्चुअल में अगर वहां पे हम खड़े होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फील होगा कि कुछ तो है वो जो वहां से बाहर निकल रहा है, ठीक। ऑब्वियसली नेकेड आई से इलेक्ट्रॉन नहीं दिख सकता, वो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, जो हमें हीट के फॉर्म में या बाकी सारे फॉर्म में फील होता है वहां पे खड़े होने पे, ठीक है। तो थर्म आयनिक इमिशन में बाई, अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें लिखा होगा बाई सुटेबली हीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड बाय सुटेबली हीटिंग, इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड फ्रॉम अ मेटल, ठीक है। वहीं पे मतलब इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना है, थर्मोआयनिक का मतलब हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, दैट्स इट, ठीक है। बहुत लंबा हम इसे नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट, कट टू कट रखेंगे, ठीक। थर्मोआयनिक इमिशन में हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। दूसरा मेथड जो उसमें लिखा होगा वो लिखा होगा फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन की बात अगर मैं करता हूँ तो फील्ड एमिशन, जैसा कि फील्ड है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बाई अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम मेटल। तो एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम इलेक्ट्रॉन को मेटल से पुल कर सकते, खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लूँ, अगर किसी को स्पार्क प्लग के बारे में पता है, स्पार्क प्लग हर व्हीकल में होता है जो कि इग्निशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। स्पार्क प्लग जो है वो हर व्हीकल में होता है, जैसे बाइक, अगर बाइक की बात करूँ, मैं कार की बात करूँ, सब में स्पार्क प्लग होता है, लेकिन बाइक में मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बाइक में स्पार्क प्लग होता है जो कि इग्निशन के लिए काम करते हैं, जो सेल्फ मारते हो तुम या फिर जो किक करते हो, ठीक। तो वहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होता है और वो स्पार्क प्लग से, ठीक है, बहुत हाई वोल्ट जो है वो जनरेट होता है, इतना हाई वोल्टेज जनरेट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि वहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा लगाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकालता है, वो खींच के बाहर निकालता है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वहाँ पे फ्लेम जनरेट होता है जो कि फ्यूल को डिटोनेट करता है, मतलब इग्नाइट करता है, ठीक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं सीधा सीधा। और तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक, जैसा कि सब लोगों को पता होगा कि इसमें हम लाइट डालते हैं, ठीक है, बाई अलाउंग suitable frequency of light, suitable frequency of light, किसके ऊपर, ठीक है, और सबके ऊपर नहीं होगा, फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं समथिंग, फोटो सेंसिटिव मेटल, उनके ऊपर। फोटो सेंसिटिव मेटल कौन होते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल कौन होंगे, याद करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर अगर पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप याद है, पहले ग्रुप में होता है लिथियम, हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं, ये सारे मेटल्स जो हैं वो फोटो सेंसिटिव है। ग्रुप टू के भी एलिमेंट फोटो सेंसिटिव होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट ही फोटो सेंसिटिव होंगे, और उसमें भी तुम पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे जाओगे उतना ही उसका फोटो सेंसिटिविटी बढ़ता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बढ़िया अगर मैं कोई एलिमेंट लूंगा तो ऑब्वियसली जो मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहा था, मैं सीजियम लूंगा। फ्रेंसियम उसके नीचे है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम सीजियम यूज करेंगे। तो जो सीजियम है यहाँ पे, सीजियम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल,
ठीक है क्लियर, जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये 3 मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हम एमिट होता हुआ देखेंगे। लेकिन अब हम इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है क्लियर, अब हम एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे आ चुके हैं, एक पेज पलट लेंगे अब तो तीसरे पेज पे होंगे और तीसरे पेज पे हमें सबसे पहले वहाँ पे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर लिया था कि कैसे हर्ट्ज ने सबसे पहली बार 1885 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील किया था, लेकिन उसने उसे मैथमेटिकल फॉर्म या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म नहीं दे पाया था, इसलिए हर्ट्ज को हम इसका क्रेडिट तो नहीं देते हैं। लेकिन हर्ट्ज ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व जरूर करा था, अगर हम एनसीईआरटी में हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन की तरफ देखें तो। लेकिन हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के नीचे हमें वहां पे दिखाई देगा ये हवाल्च और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, हवाल्च और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं हवाल्च और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, इसे भी मैंने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया था ताकि हम लेक्चर को जल्दी कंप्लीट कर पाए। हवाल्च और लेनार्ड के बारे में मैंने बताया था कि कैसे उन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने 18 एक्चुअल में वो उन्होंने शुरू कर दिया था 1887 से ही एक्सपेरिमेंट पे काम करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी 1887 के बाद ही उनके इन एक्सपेरिमेंट में तेजी देखने को मिलती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इसे कंक्लूड कर बहुत डिटेल में इसे समझा पाते हैं। ठीक है, तो हम हवाल्च और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन को टॉपिक वाइज समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है कि कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले हम इनके ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, इनके ऑब्जर्वेशन का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, फिर पॉइंट वाइज जो है वो हम ये समझेंगे कि कैसे क्या चेंज हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, हवाल्च और लेनार्ड ने जो यूज़ करा वही माइकल फैराडे का जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसी को यूज़ करा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब ही यूज़ करा। माइकल फैराडे वो सच ए जीनियस साइंटिस्ट, ठीक, उन्होंने, ठीक है, हमें बहुत कुछ दिया। अगर याद हो माइकल फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी देखने को मिलता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें फिजिक्स में देखने को मिलता है, और अब यहाँ पे माइकल फैराडे ने अपना एक डिस्चार्ज ट्यूब भी दे रखा है जिसको यूज़ करके सब लोग इतना सब कुछ फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो हम देख रहे हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वार्ट्ज का विंडो दिख रहा होगा। ठीक, ये एक ओपनिंग है, क्वार्ट्ज का विंडो इसलिए लगाते हैं ताकि जो लाइट आ रहा है, लाइट में एक्चुअल में सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। ठीक, लेकिन क्वार्ट्ज विंडो लगाने के बाद वो उसे पोलराइज कर देता है और एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को आने देता है, तो बेटर तरीके से लाइट जो है, सोर्स है यहाँ पे लाइट सोर्स, वहां से लाइट बाहर मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, एंड दिस इज द कैथोड जो मैं कब से बनाए जा रहा हूँ। ठीक है, कैथोड, ठीक, जहाँ पे लाइट गिरेगा, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि सीजीएम का बना होगा जो कि मैंने एग्जांपल लिया, रूबिडियम भी ले सकते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही लाइट यहाँ पे गिरेगा, लाइट जैसे ही फॉल होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं हम, इसका नाम कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर का काम होता है एक्चुअल में, ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेट करना और करंट को रेगुलेट करना। अभी मैं कॉम्यूटेटर का यूज़ नहीं बता रहा हूँ, जब मैं जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा मैं कॉम्यूटेटर का यूज़ बताऊंगा। फिलहाल हम बस इतना समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है और बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे बनाऊं, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस ये सर्किट जो है वो कंप्लीट कर रखा है। अगर मैं सर्किट कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे, बीच में एयर, बीच में एयर नहीं है, बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है बीच में, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा? गैल्वेनोमीटर, यू ऑल नो दैट कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है, ये देखता है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या सर्किट कुछ कंप्लीट है? कुछ कहीं से बैटरी लगा है, कुछ लगा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से सोर्स से लाइट डाला गया, ठीक, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो यहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनके पास कुछ सुटेबल काइनेटिक एनर्जी होता है, और उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ये थ्रू आउट दिस वैक्यूम चैम्बर
ट्रैवल करते हैं और दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एनोड ए, और ये है कैथोड सी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, दैट इज योर एनोड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट को कंप्लीट करेंगे। एंड यू ऑल नो दैट कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जैसे ही वायर में फ्लो करेगा तो हमें क्या दिखाई देगा, करंट दिखाई देगा, और करंट दिखाई देगा तो गैल्वेनोमीटर में होगा डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली बार हवाल्च और लेनार्ड ने इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करा। ठीक है, शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे थॉमसन के डिस्कवरी के बाद, ठीक है, उन्होंने क्लियरली ये बताया कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर के दूसरे एंड तक जा रहा है। बाकी इसमें बहुत सारे चेंजेस करे हवाल्च और लेनार्ड ने, उन सारे चेंजेस से कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, उन ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इनके पूरे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। कंक्लूजन ले लेते हैं पहले इनके ऑब्जर्वेशन को और फिर ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ हवाल्च और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है, सब 2 पॉइंट तुम्हें बस ध्यान रखना है, 2 पॉइंट। पहला, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी है लाइट का, जो लाइट का इंटेंसिटी होता है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी की बात करो तो एक्चुअल में कोई भी लाइट कितना ब्राइट है, कितना लाइट, नंबर ऑफ लाइट बाहर आ रहा है, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, ठीक है, जैसे ये एक एरिया है, ठीक, यहाँ लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट बाहर आ रहा है, लाइट बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक, इतना गिर रहा है, तो इसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि और ज़्यादा लाइट बाहर आ रहा है, और ज़्यादा लाइट बाहर आ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि लाइट का नंबर ज़्यादा होगा। एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मैं यूज करता हूँ, जो कि मैं तुम्हें थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, तो आइंस्टाइन कहता है कि लाइट में एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स के फॉर्म में, समझना इसे, ठीक, लाइट्स में एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। लाइट में एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और आइंस्टाइन ने कहा था कि एक पैकेट का जो एनर्जी होता है, ठीक, दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच इंटू न्यू। ठीक, एच जो है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, लाइट का फ्रीक्वेंसी है। तो एक पैकेट का एनर्जी निकालने के लिए तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ऐसे इनफाइनाइट पैकेट्स जो हैं वो लाइट के में होते हैं, और उसने इस एक पैकेट का नाम क्या रखा आइंस्टाइन ने, इस एक पैकेट का नाम रखा उसने फोटॉन। ठीक, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। याद रहे, एक पैकेट का नाम फोटॉन है। ठीक, और लाइट में एनर्जी फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, या इंटेंसिटी का मतलब केवल और केवल नंबर ऑफ फोटॉन से होता है। ठीक, अगर तुम्हें कभी भी ये दिखाई दे कि इंटेंसिटी बढ़ाया गया, इंटेंसिटी कम किया गया, या इंटेंसिटी जैसा कोई भी वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन में कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो ज़्यादा हो रहा है या नंबर ऑफ फोटोन कम हो रहा है, डिपेंडिंग की इंटेंसिटी इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक, तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन के। ठीक, फोटोन क्या होता है, लाइट में एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और उस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ते हैं, है ना। तो इंटेंसिटी, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड यू ऑल नो दैट
कि एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन, अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, फोटोन का नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो करंट भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा करंट, ठीक। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन्स से जनरेटेड है, फोटोन जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो करंट है वो फोटोन जनरेटेड करंट है, दैट्स वाई दीज आर नोन एज फोटो करंट, ठीक। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटोन का नंबर बढ़ता है, ठीक, फोटो का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। लेकिन क्या है वो जो चेंज नहीं होगा, जैसा कि तुम लोगों को पता है, मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, क्लियर। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ही उसका एनर्जी जो है वो चेंज होगा, दैट्स वाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट। फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ेगा, बस उसका नंबर बढ़ेगा। अगर हम क्या बढ़ाएं तो, अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, इंटेंसिटी तो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस भी करा, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होगा, एक फोटोन का बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फोटोन के नंबर में कोई चेंज होगा? आंसर इज नो। फोटोन का नंबर बदलना है, इंटेंसिटी बदलो, ठीक। फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो उसका एनर्जी बदलेगा और ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम ही होगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे हवाल्च और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है इस हवाल्च और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन को, माइकल फैराडे के डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया हवाल्च और लेनार्ड ने, ठीक। सोर्स से लाइट आया यहाँ पे और यहाँ से बाहर आया इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा तो क्या क्या चेंजेज आएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास, वो ग्राफ है फोटो करेंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, ठीक है। ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, जैसे कि फोटो करंट और इंटेंसिटी, क्योंकि कब से एक ही बात दोहराया जा रहा हूँ कि फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो है वो हमेशा और हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, सब लोगों को पता होगा। अगर किसी को ग्राफ में दिक्कत है तो ग्राफ का अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, और वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब पैराबोला बनेगा। बट जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो तो ग्राफ हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। तो जो सेकंड ग्राफ है हमारे पास फोटो करंट, अच्छा वाई एक्सिस नहीं लिखा है मैंने, तो वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, जैसा कि इससे पहले वाले ग्राफ में भी था, बट एक्स एक्सिस पे बदल दिया हमने। एक्स एक्सिस पे अब हमारे पास एक कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है। क्या है ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इसे समझेंगे हम इस वाले, वापस से इस वाले एग्जाम्पल से। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि 100 फोटोन्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, और 100 फोटोन, फोटोन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एमिट होगा। 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमारे अकॉर्डिंग, हर फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है। हमने एग्जाम्पल में उसे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बचेगा उस वो एनर्जी मिलेगा यहाँ से एमिटेड इलेक्ट्रॉन को, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है उसका एनर्जी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। हमने ये एज्यूम किया है कि जो 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब यहाँ से एक ही साथ जब 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 यहाँ पे हम फोटोन डालेंगे तो एक ही साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आइंस्टाइन कहता है कि इंस्टेंटली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जब एक ही साथ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए, और अगर कोलिजन करेगा तो कुछ एनर्जी जो है वो इसमें लॉस हो जाएगा, है ना, ठीक। तो हो सकता है कभी कभी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन टकरा के सारा का सारा ही एनर्जी लॉस कर जाए, ठीक। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ एनर्जी लॉस करे और कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बचा ले, और कुछ थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो कहीं से कोलाइड ही ना करे और उसका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाए। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कैन बी इक्वल्स टू 0, ठीक। हो सकता है टकरा के सारा लॉस कर जाए या कुछ 4 से कम भी बच जाए। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हमने माना कि 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, मैं मान लेता हूं कि टोटल टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि इस गैप को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जरूरी नहीं है कि सारे यही हो सकता है कि इस 30 में से 20 जो हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले हों और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा कम एनर्जी हो उनके पास,
ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जो 4 से थोड़ा सा कम हो लेकिन गैप क्रॉस कर जाए वो। तो हमने एज्यूम करा कि जब यहाँ से इस कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले यहाँ से? 100 इलेक्ट्रॉन। 100 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गैप को ईजिली क्रॉस कर पा रहे हैं? 30 इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो 70 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले ही गिर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के साथ ही नीचे गिर जाए क्योंकि सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं कि वो उनके पास थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए और वो आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद गिर जाए। या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो कि पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे उनका एनर्जी खत्म हो गया होगा और वो नीचे गिर गए होंगे। और बाकी 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे एग्जाम्पल में सक्सेसफुली दूसरे एंड पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे हमने लाइट डाला, 100 फोटॉन्स डाला, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन गया करंट का फ्लो होगा। कोई बैटरी, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों करंट प्रोड्यूस होगा? क्योंकि 30 इलेक्ट्रॉन ने गैप को कवर कर लिया है, क्रॉस कर गए हैं 30 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, करंट जो है वो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो 30 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ करंट जो है वो होगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हवाल्च और लेनार्ड ने क्या सोचा? हवाल्च और लेनार्ड ने सोचा कि चलो ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ तो करंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कोशिश करा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे की तरफ गिर गए हैं उन्हें भी क्यों ना अट्रैक्ट कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने बैटरी यूज किया और बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी एक तरफ कनेक्ट किया और नेगेटिव पोलरिटी दूसरी तरफ कनेक्ट किया। पॉजिटिव इधर क्यों कनेक्ट करा? क्योंकि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करे, खींचे। ठीक है, क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन, याद है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो कि थोड़ा सा पहले ही गिर गया था। अगर थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिल जाए, कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए इस एनोड के प्लेट पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से के लिए रह गया था वो इलेक्ट्रॉन अब क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हवाल्च और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन में यही था कि उन्होंने वोल्टेज यहाँ पे एक बैटरी लगाया और इसे कहा कलेक्टर प्लेट। इस वाले को कलेक्टर प्लेट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का, और धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाने लग गए। क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ा सा पोटेंशियल था, ठीक है, थोड़ा सा जब पोटेंशियल था, ठीक, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंड पे आ रहा है। और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर की तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल बढ़ाते जाओ और इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। नंबर वाइज अगर मैं बताऊं, नंबर वाइज, तो इस गैप को क्रॉस किया था कितने इलेक्ट्रॉन्स ने? 30 इलेक्ट्रॉन्स ने। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे 30 से नंबर बढ़ के 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा। और एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा जहां पे ये पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन पूरे गैप को क्रॉस कर लेंगे। अगर तुमने उससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो क्या करंट बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। इलेक्ट्रॉन ही 100 निकले थे, 100 इलेक्ट्रॉन जब उधर की तरफ चले जाएंगे तो वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक, और इस ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, मैं कॉम्यूटेटर दिखा दूँ, ठीक, कॉम्यूटेटर के बारे में भी बता दूँ कि यहाँ पे जो कॉम्यूटेटर है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ही यूज किया था हवाल्च और लेनार्ड ने। मैंने तो बैटरी का साइन बना दिया था, बट बैटरी से हम वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके लिए हवाल्च और लेनार्ड ने कॉम्यूटेटर यूज किया था। ठीक है, क्लियर? बाकी अभी जो मैंने समझा है उसे ग्राफ में प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ग्राफ में y एक्सिस पे फोटो करंट बना रखा है और x एक्सिस पे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हमने मार्क कर रखा है। ठीक है, जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाया था तो हमें कुछ करंट मिल रहा था ना, ऑब्वियसली मिल रहा था। 30 इलेक्ट्रॉन, याद है 30 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस कर गया था। उसके बाद हवाल्च और लेनार्ड ने क्या किया था? हवाल्च और लेनार्ड ने फिर वहाँ पे एक बैटरी यूज किया था जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू किया, खींचना शुरू किया। 30 इलेक्ट्रॉन 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे 30 इलेक्ट्रॉन अपने आप गैप क्रॉस कर रहा था। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो करंट बढ़ेगा। 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन से बढ़ते 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 ये करंट जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक, यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन पे इतना करंट मिल रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। और जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन आएगा ये करंट जो है वो सेचुरेट कर जाएगा, सेचुरेशन करंट कहते हैं। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जो फर्क नहीं पड़ता है, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इंटेंसिटी नंबर 1। इंटेंसिटी नंबर 1। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, यू ऑल नो दैट कि इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। मान लो कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 100 इलेक्ट्रॉन्स I1 इंटेंसिटी पे था। अगर मैं इंटेंसिटी डबल कर दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? 200, क्योंकि इंटेंसिटी डबल करने का मतलब है फोटोन डबल कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन कितना बाहर आएगा? 200। अगर हमने एग्जाम्पल लिया था कि 100 में से केवल 30 इलेक्ट्रॉन ही गैप को क्रॉस कर पा रहे थे, तो 200 में से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाएंगे? फिर 60 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इसी 0 वोल्ट पे मुझे थोड़ा ज़्यादा करंट मिल जाएगा, है कि नहीं?
ठीक। और उसके बाद अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो फिर से करंट बढ़ेगा 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 और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से सेचुरेट कर जाएगा जैसे ही 200 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे गैप को। और अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ाता हूँ तो 0 वोल्ट पे मुझे और ज़्यादा करंट मिलेगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्रॉस कर पाएंगे 0 वोल्ट पे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो और ग्राफ जो है और 0 वोल्ट पे और ज़्यादा करंट जो है वो मिलेगा। तीसरा जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल सेम बनेगा और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी जो थर्ड है वो ज़्यादा है सेकंड से और सेकंड ज़्यादा है पहले से। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, कि थर्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है सेकंड से, सेकंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है फर्स्ट से। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई नो दैट कि 0 वोल्ट पे हमें कुछ करंट मिल रहा था क्योंकि अपने आप ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पा रहे थे, बाकी वोल्टेज बढ़ा के हमने सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया। जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे करंट जो है वो सेचुरेट कर जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब हवाल्च और लेनार्ड ने क्या सोचा, हवाल्च और लेनार्ड ने ये सोचा कि क्यों ना इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था यहाँ से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे गैप को क्रॉस करके, अब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाए इन द सेंस कि अब इसे ये रिपेल करेंगे, नेगेटिव पोलरिटी देंगे ए प्लेट को। ठीक, रिपेल करके अब हम ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम वो कौन सा पोटेंशियल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जीरो हो जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक जाए, एकदम कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही ना हो, करंट जो है वो जीरो हो जाए। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट करके देखना चाहते हैं कि किस पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सिंपली मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें याद है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, हमारे पहले एग्जांपल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, ऑब्वियसली सब लोग बोलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं। ठीक, 100 इलेक्ट्रॉन्स हमने एग्जांपल लिया है, इसमें से 30 इलेक्ट्रॉन गैप को क्रॉस कर पा रहे थे अपने आप चुपचाप, तो हमें इन्हीं 30 इलेक्ट्रॉन को रोकना है कि नहीं, क्योंकि बाकी तो अपने आप ही रुक चुके थे क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हमने पोटेंशियल दिया था। तो 30 इलेक्ट्रॉन को ही तो हमें रोकना है बेसिकली। ठीक, और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो इन 30 इलेक्ट्रॉन्स में हमें उसी इलेक्ट्रॉन को रोकना है जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम था, अगर मैं उसे रोक दूं, मान लो 30 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैं टारगेट करूं जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रोक दूं, अगर वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए, इसका मतलब है कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उससे पहले ही रुक चुके होंगे, क्योंकि या तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी उसके बराबर रहा होगा, मैक्सिमम के बराबर, या तो उससे कम रहा होगा, तो सब पहले ही रुक जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें हमारा काम बस ये है कि जब हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देना है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो हमारे एग्जांपल में जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसे बस हमें रोक देना है। ठीक, तो इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट करोगे और एक जगह पे जाके ये ये जीरो हो जाएगा। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाई दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल? दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल, जहां पे, ठीक है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल जहां पे हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन रुक गया है। रिमेंबर दिस लाइन, आई रिपीट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक गया है, बाकी सारे तो इससे पहले ही रुक गए होंगे। ठीक, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं हाई इंटेंसिटी वाले की बात करूं, जस्ट थिंक, अगर मैं हाई इंटेंसिटी वाले की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ चुका है, 200 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और जो जहां पे 30 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पा रहे थे वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है क्या इलेक्ट्रॉन का इसमें? रिमेंबर दैट लाइन कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बढ़ेगा, एनर्जी कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, बस उनका नंबर बढ़ गया है। अब पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ के वो 60 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, जब 30 क्रॉस कर पा रहे थे उसकी जगह 60 क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन उनका एनर्जी नहीं बढ़ा है। उनका एनर्जी अभी भी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है अभी भी, वो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही है। और अगर मैं रोकने की बात करूँ तो जितने पोटेंशियल पे कम इंटेंसिटी वाले पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया था, उतना ही पोटेंशियल पे वो भी रुक जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही एनर्जी पोजेस कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही है उस इलेक्ट्रॉन के पास भी। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही था। ठीक है, और वो सेम पोटेंशियल पे ही आके रुक जाएगा। तो इंटेंसिटी कितना भी हम बढ़ा लें, कितना भी फोटॉन्स बढ़ा लें, कितना भी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए, उसका एनर्जी नहीं चेंज होगा। और अगर एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर एनर्जी चेंज नहीं होगा
ठीक। तो उसे रोकने में हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। तो इंटेंसिटी कितना भी इंक्रीज है, बस इतना याद रखना कि इंटेंसिटी कितना भी इंक्रीज हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। ये अच्छा, ठीक। तो न्यूमेरिकल के लिए ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी दिया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने में जो एनर्जी लगता है उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो एक फॉर्मूला भी हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूं कि कहाँ से आया है। अगर तुम्हें सेकंड चैप्टर याद है, मूविंग चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डिनोटेड बाई ई, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और v जो है वो पोटेंशियल है, बट कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वो EV नॉट हो जाएगा। अगर तुम्हें वैसे तो कुछ है नहीं समझने के लिए, अगर नहीं समझ आया तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो EV नॉट होता है, वेयर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड V नॉट इज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं ये जो चीज़ है मैं इसे तुम्हें NCERT बुक में भी दिखा देता हूँ कि बुक में कहाँ पे ये ग्राफ जो है वो बना हुआ है। ये अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें समझ आएगा ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सब लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत लोगों को डाउट है कि ये ग्राफ आखिर इतना अजीब तरीके से बन कैसे गया। अब सबको पता है कि अगर इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, सॉरी, और फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो नहीं बदलता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। ठीक है, इंटेंसिटी बदलोगे तो इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है फोटो करंट पे, फोटो करंट पे। तो अगर इंटेंसिटी बदल रहा है तो फोटो करंट बदलेगा, फोटो करंट जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रखने पे रिटार्डिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पे NCERT में जस्ट उसी पेज पे हमें ये फॉर्मूला भी देखने को मिलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा EV नॉट। ठीक, और ये NCERT की लाइन देखो, पढ़ो, बिल्कुल समझ आएगा। NCERT क्या लिखता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी की तो बात मैं कर रहा हूँ कब से, कि सबसे मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाएगा, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, EV नॉट होगा। ठीक है, क्लियर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन भी लिखा होगा। ठीक है, सॉरी इस स्लाइड में नहीं है। ठीक, वो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी की बात लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बदलने पे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बदलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा ग्राफ देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी बदल देंगे तो क्या होगा। अभी इसके लिए मुझे इसे सेपरेटली समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक, हमने डिसाइड करा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के। इसका मतलब है फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना, फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा। और अगर फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसे रोकने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उनका वैल्यू अब बढ़ने लग जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, लाइट में एक फोटोन का एनर्जी हमने कितना लिया हुआ था, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया हुआ था, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मैं फोटोन का एनर्जी बढ़ा दूंगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मैं
फोटोन का एनर्जी बढ़ा दूंगा। जहाँ पे फोटोन का एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे लेट सपोज उसका एनर्जी बढ़ के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वर्क फंक्शन तो कभी चेंज होगा नहीं, इसे तो बस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था, ये तो नहीं चेंज होगा। 10 में से 3 रखेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कितना एनर्जी आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो इससे इसका एनर्जी जो है वो बढ़ गया। दैट्स वाई अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाता है। उसको रोकने में भी हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी बदलने से? फ्रीक्वेंसी बदलने से, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बदलता, इसलिए इसलिए करंट जो होगा वो सेम होगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमें क्लियरली सेम दिखाई दे रहा है, ठीक। करंट जो है वो क्या है, सेम है तीनों के लिए, लेकिन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल वो अलग अलग है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। ये दिखाता है कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो रिमेंबर दैट कि फ्रीक्वेंसी जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। इसी बात को एनसीईआरटी इस वाले लाइन पे लिखता है। अगर तुम ये सारे लाइन को पढ़ते हो तो तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ सेम ही दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। और इस ग्राफ को समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्राफ को समझने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना पड़ेगा आइंस्टाइन का, और वो मैंने तुम्हें समझा दिया। थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, वापस इस ग्राफ पे आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए एनसीईआरटी का ये पेज जो तुम देख रहे हो, दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। आइंस्टाइन क्या कहता है? आइंस्टाइन जो है वो कहता है कि ये हमारा वॉक पीस है, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया, और इसके ऊपर जैसे ही हम लाइट डालते हैं, लाइट में क्या है, फोटॉन्स है, लाइट में फोटॉन्स है, ठीक। आइंस्टाइन कहता है कि ये फोटोन का जो बिहेवियर है वो पार्टिकल है, क्योंकि ये जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू एच न्यू। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि एक पैकेट का एनर्जी कितना होगा, एच इंटू न्यू होगा। एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू, उसका बिहेवियर कैसा है, पार्टिकल है। और अगर ये पार्टिकल बिहेवियर है, ठीक, क्लियर, तो ये एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर करता है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। इसमें जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। लगातार एनर्जी नहीं है, लगातार एनर्जी नहीं है, कभी कभी एनर्जी है। यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। इस लाइन को याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब फोटोन के बारे में कुछ जरूरी बातें जो आइंस्टाइन कहता है, हम इस पॉइंट को देखेंगे तो हमें समझ आएगा। पहले पॉइंट में आइंस्टाइन क्या कहता है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। यही बोल रहा हूं मैं कि फोटोन को उसने क्या कहा, पार्टिकल। उसने कहा लाइट जो है उसका बिहेवियर वेव है, ठीक है, लाइट का बिहेवियर वेव है, लेकिन लेकिन इसे हम बोलेंगे जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है वो पार्टिकल है, उसे हम बोलेंगे फोटोन। तो वही कि लाइट में जो एनर्जी है जिसे आइंस्टाइन फोटोन कहता है, उसका बिहेवियर पार्टिकल है। उसके बाद जो मैंने बताया तुम्हें कि एक फोटोन का एनर्जी कितना है, एक फोटोन का एनर्जी h इंटू न्यू है, ठीक। और मोमेंटम, हाँ मैं मोमेंटम बताना भूल गया, मोमेंटम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ बहुत अलग सा या बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छोटा है, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी नहीं होता, क्योंकि फोटोन के पास मास नहीं होता। इसलिए जो पार्टिकल का मोमेंटम का फॉर्मूला है हम वो फोटोन पे नहीं अप्लाई कर सकते, मास इंटू वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते। तो फोटोन का जो फॉर्मूला, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है फॉर फोटोन, वो होता है एच न्यू अपॉन में सी, ठीक है, या फिर एच अपॉन में लेमडा, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम मास इंटू वेलोसिटी की जगह पे एच न्यू अपॉन में सी यूज करेंगे, एच न्यू अपॉन में सी, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और सी जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता है। उसके बाद जो तीसरे पॉइंट में आते हैं, तो तीसरे पॉइंट में सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक, जो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो ही क्या बदलेगा, उसका एनर्जी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। इस वाले पॉइंट में पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है। चौथे पॉइंट में अगर हम आते हैं तो लिखता है कि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है। फोटोन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ये किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और आखिरी पॉइंट में एनसीईआरटी लिखता है कि अगर फोटोन और पार्टिकल के बीच में कॉलिजन होता है, किसी भी फोटोन और किसी भी पार्टिकल के बीच में कॉलिजन होता है, फॉर एग्जांपल ये फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है,
टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होता है। ध्यान रखना पेपर में ये पूछता है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जब कोलिजन होता है तो क्या क्या कंजर्व्ड होता है। ऑप्शन अगर आएगा एमसीक्यूज में तो ध्यान रखेंगे टोटल मोमेंटम टोटल एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होता है, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व्ड इन कोलिजन। हो सकता है कि फोटोन का नंबर कंजर्व्ड ना हो, कोलिजन के बाद हो सकता है फोटोन का नंबर बढ़ भी जाए। इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक। द फोटोन्स मे बी एब्जॉर्ब और न्यू फोटोन कैन बी क्रिएटेड। तो फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है और क्रिएट भी हो सकता है। पेपर में बहुत बार फोटोन पूछता है, ठीक है, कि फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो शॉर्ट नोट लिख दो या कुछ पॉइंट लिख दो। तो तुम्हें ये जो 5 पॉइंट दिख रहा है इसे हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें से कोई 3-4 पॉइंट हम बोर्ड्स के पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है फोटोन न्यूट्रल होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, और उसमें जब वो कोलिजन करता है तो टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन नंबर कंजर्व नहीं रहेगा। उसके बाद एक पैकेट का एनर्जी फिक्स होता है दैट इज एच इंटू न्यू, और मोमेंटम जो होता है वो एच न्यू बाई सी होता है। मतलब जो तुम्हारे पास एनर्जी है ना उसको सी से डिवाइड कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियर। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं कब से पूरे चैप्टर में तुम्हें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही समझा रहा हूँ, ठीक। मैंने वापस से वो एग्जांपल ले लेता हूँ। पैकेट डाला हमने, एक पैकेट का एनर्जी कितना था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अब फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एक पैकेट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच इंटू न्यू। वर्क फंक्शन कितना लिया हमने फाई नॉट, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसके पास जो है वो क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, उसके पास है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हम इसे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिख के दिखाऊं तुम्हें, ठीक, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिख के दिखाऊं, इस वाले पेज पे लिख देता हूं मैं। लाइट डाला हमने, इस पे एक फोटोन था, एक फोटोन का एनर्जी कितना था एच न्यू, वर्क फंक्शन कितना था फाई नॉट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसे हम मैथमेटिकली अगर लिखे तो एच न्यू का लाइट डाला था हमने इतने एनर्जी का, मतलब एग्जांपल लूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट डाला था, इसमें से फाई नॉट एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो गया हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और जो बच गया वो किस में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, जिसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम किया था, ठीक। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सीधा सीधा दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक। और इससे हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, अभी मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा, बट इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करके तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, ठीक। नॉर्मली दिस इज इट, दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन इसमें मैं अगर पहले सारे टर्म्स बता दूँ, ठीक है। वैसे तो पता है कब से इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। एच तो सबको पता है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या फोटोन कुछ भी कह सकते हैं हम, लाइट या फोटोन। फाई नॉट क्या है, फाई नॉट को क्या कह रहे हैं हम, वर्क फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसेंसिटिव प्लेट, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी है ये, उसका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्लियर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस फॉर्मूले में, एच न्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सेम रखेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि वो वर्क फंक्शन नहीं देते हैं, या बहुत बार वर्क फंक्शन देके वो तुमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे। यहाँ क्या लिखा है मैंने, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है, हो सकता है वो तुमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले। तो फाई नॉट का भी एक फॉर्मूला होता है और वो एच न्यू ही होता है, बस न्यू की जगह पे न्यू नॉट लिख देंगे। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जरूरत पड़ेगा तो हम इसे हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नीड महसूस हो तो। मैं इधर इसे लाके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो न्यू नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस नॉर्मल से फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। वैसे ये न्यूमेरिकल जो है ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा सॉल्व एग्जांपल में। ये सेम न्यूमेरिकल जो है वो क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में भी है। बहुत आसान सा है, अगर हम पढ़े तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज और उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है एक लेजर से। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब हम एक पैकेट का एनर्जी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा बात है, यूजिंग फॉर्मूला H/ν। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो पावर एमिशन है, ठीक है, वो है 2 × 10⁻³ वॉट। ठीक, तो जो लेजर का पावर है वो 2 × 10⁻³ वॉट दे रखा है। फाइन, दो पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में तो पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मतलब एक फोटोन का एनर्जी पूछ रहा है। यू ऑल नो दैट कि अगर हमसे एक फोटोन का एनर्जी पूछ रहा है तो एक फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H/ν, ठीक है, H/ν। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे H का। क्या है H का वैल्यू, 6.63 × 10⁻34। और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 6 × 10⁻14। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6.63 को 6 से तो इट गिव्स यू 18, 7 और 39.78 × 10⁻34 है और 14 है, इट विल गिव्स यू -20 जूल। रिमेंबर दिस, सारे वैल्यूज अगर ऐसा यूनिट में बना दोगे तो जूल में आएगा आंसर। एक पैकेट का एनर्जी 39.78 × 10⁻20 जूल है, एक पैकेट का एनर्जी। बट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो हमसे सेकंड पार्ट में हाउ मेनी फोटोन्स पूछ रहा है। कह रहा है बताओ आखिर कितने फोटोन्स जो है वो जनरेट होंगे इतने पावर के लिए, ठीक है। और वो भी टाइम क्या है इसमें, पर सेकेंड। यू ऑल नो दैट कि जो पावर होता है, पावर वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है कि नहीं, ठीक। और वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेजर का जो पावर है वो 2 × 10⁻³ है कि नहीं, 2 × 10⁻³ है लेजर का पावर। बढ़िया। एक फोटोन का एनर्जी कितना है, एक फोटोन का एनर्जी है 39.78 × 10⁻20 जूल, एक पैकेट का एनर्जी है। और कह रहा है कि एक सेकंड में कितने पैकेट्स निकलेंगे कि इसके बराबर हो जाए। समझ रहे हो, मान लो एक पैकेट की एनर्जी 2 जूल है, ठीक, और टोटल 20 जूल हमें करना है। एक पैकेट की एनर्जी 2 जूल है, टोटल 20 जूल करना है। कितना पैकेट जब बनाने पड़ेंगे हमें, ऑब्वियसली 10 पैकेट्स, ठीक। तो वैसे ही कह रहा है कि अगर एक पैकेट की एनर्जी इतना है, टोटल कितने पैकेट्स जरूरत पड़ेंगे इतना प्रोड्यूस करने के लिए। हमें नंबर नहीं पता है तो हम उसे n ले लेते हैं। एक पैकेट का एनर्जी इतना है, टोटल हमारे पास n पैकेट्स है, मतलब n फोटोन्स है, और वो सब मिला के कितने पावर बनाएंगे, 2 × 10⁻³ एक सेकेंड में। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ इसे, इनका वैल्यू को, तो ये मिल जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन में 39.78 × 10⁻20, ठीक। अप्रॉक्स करके अगर मैं इसे 40 ले लूँ, ठीक, और 2 से 40 को कैंसिल करके 1/20 कर दूँ तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 5 × 10⁻, ठीक, -3 है और यहाँ 20 है, ऊपर जाकर 17 हो जाएगा, एक जीरो और था, ठीक है, 16 हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ से, 5 × 10⁻15। तो नंबर ऑफ फोटोन जो यहाँ से मिलेंगे हमें वो 5 × 10⁻15 मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा, ठीक। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का, नेक्स्ट ही न्यूमेरिकल है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क फंक्शन दे रखा है सीजीएम का, है ना। वर्क फंक्शन क्या समझा हमने, इतने टाइम में हमें वर्क फंक्शन समझ में आ चुका है कि वर्क फंक्शन एक्चुअल में फाई नॉट है, ये फाई नॉट, ठीक। और क्या पूछ रहा है पहले ही पार्ट में पूछ रहा है दैट कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजीएम, की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दो सीजीएम की कितनी है, ठीक है। सीजीएम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूंगा, फॉर्मूला बहुत सीधा सीधा है, फाई नॉट इज इक्वल टू 2.14 दे रखा है, और वो भी ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फाई नॉट का वैल्यू 2.14 है, और फाई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, H/ν होता है, दैट इज 2.14 EV, ठीक। अच्छा, H जो है EV, H का वैल्यू है 6.63 × 10⁻34। फ्रीक्वेंसी हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, 2.14 ये हमारा वैल्यू दे रखा है। बट रिमेंबर दिस कि जब भी EV में दिया है, जूल में नहीं दिया है, तो E की जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया करो, दैट इज 1.6 × 10⁻19।
आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल हैव योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, बुक में देख सकते हो, आंसर लिखा होगा। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो क्या दे रखा है इस बार, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.60 वोल्ट का, और कह रहा है वेवलेंथ बताओ। ठीक है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है तो हमें आइंस्टाइन का पूरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्या था आइंस्टाइन का इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड अगर है हमारे पास तो, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, ईवी नॉट, है कि नहीं। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़े तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, ईवी नॉट। अब कीप दिस रिमेंबर कि हमसे पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट का। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ से, ये फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ पूछेगा तो हम एच न्यू की जगह पे एच सी अपॉन में लेमडा यूज करेंगे, है ना। यू ऑल नो दैट सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी लेमडा जो हो जाता है वो सी अपॉन में न्यू हो जाता है, या न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी सी अपॉन में लेमडा हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है सी अपॉन में लेमडा। ठीक, हमारे पास एच का वैल्यू है, हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है जो हम यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है 0.60। ठीक, तो वी हैव एच, वी हैव सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, अगेन वी हैव एच, वी हैव कैलकुलेटेड threshold frequency, charge of electron, stopping potential, we can easily get wavelength of the incident light। तो यहाँ से सॉल्व करके हम ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे यही है, कह रहा है आइंस्टाइन कि जो स्टॉप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम तुम्हारा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, अगर तुम रीड करो तो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ वही। ठीक है, वापस इस इक्वेशन का जो यूज़ करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम इस ग्राफ को समझने के लिए। मैंने कहा था कि हम आइंस्टाइन के इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये वाला। तो इससे मैं समझा देता हूँ कि ये ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ हो रहा है। ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं कि कैसे ये ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अभी तक जो भी हमने ग्राफ बनाया उसमें फोटो करंट के साथ बनाया हमने, फ्रीक्वेंसी का भी था, ठीक है, और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का भी था। इस बार हम ग्राफ बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, लेकिन इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा आइंस्टाइन का इक्वेशन बाय यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस कैन बी रिटन एज एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ईवी नॉट, है कि नहीं, ईवी नॉट। ठीक, हमें ग्राफ बनाना है, इधर हम रख लेते हैं अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। ठीक, तो अगर हमें वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रखना है, ठीक, हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना हो, वाई एक्सिस पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का पावर देख लो, क्या है पावर, वी नॉट का 1 है। एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का पावर क्या है, 1 है। अगर दोनों का पावर अगर 1 होता है तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो y एक्सिस पे है उसको सेपरेट करके साइड कर लेते हैं, y एक्सिस पे v नॉट है, इसे सेपरेट कर लेते हैं, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक, और e जो है उससे मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो v नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन में e न्यू माइनस
फाई नॉट अपॉन में ई, ठीक है, फाई नॉट अपॉन में ई। Comparing this equation with a straight line, that is y equals to m x प्लस c, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ग्राफ का स्लोप कैसा बनेगा। ग्राफ का स्लोप होगा, ये स्लोप है, ग्राफ का स्लोप होगा h बाई ई, और ये जो है दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्राफ का। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, माइनस फाई नॉट बाई ई से। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, लेकिन ग्राफ शुरू होगा माइनस y एक्सिस में, तो y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे कहीं पे भी तुम मार्क कर दो माइनस फाई नॉट बाई ई, और ग्राफ शुरू होगा यहीं से, माइनस फाई नॉट बाई ई से, ठीक। और ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऊपर जा सकते हैं या यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक, बट वो डिसाइड करता है ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बनेगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ बनेगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं, और यही ग्राफ जो है वो एनसीईआरटी में वहाँ पे था, और उन्होंने ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो बस मिटा रखा है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ यहाँ है। ये ग्राफ वही है, इन्होंने बस इसे मिटा रखा है, ये पीछे खींचोगे तो ये आके वहीं टच होगा माइनस फाई नॉट बाई ई पे, ठीक है, माइनस फाई नॉट बाई ई पे, ठीक। इससे हम इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक न्यूमेरिकल पूछ लूँ तुमसे इसी से रिलेटेड, और ऐसे दो मेटल दे दूं, ऐसे मेटल ए एंड मेटल बी, मेटल ए एंड मेटल बी, और पूछा जाए, इधर फ्रीक्वेंसी है नो डाउट, सेम ग्राफ, और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब तुमसे पूछे क्वेश्चन में पहला पार्ट है, विच मेटल ठीक है, ए और बी, विच मेटल हैव हाई वर्क फंक्शन, हाई वर्क फंक्शन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में पूछ लेता हूं मैं, विच मेटल विल एमिट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब बताओ दोनों में से किस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, और या दूसरे पार्ट में पूछा होगा कि बताओ दोनों मेटल में से कौन जो है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो वो हाई काइनेटिक एनर्जी से या मोर काइनेटिक एनर्जी से एमिट करेगा। बहुत आसान है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है पॉज करके, ठीक है, आप लोग इसके आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे इसमें। जैसे ही ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा, हमें इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट करना है, ठीक है, हमें इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट करना है। इसको हम पकड़ेंगे इस लाइन को और पीछे की तरफ खींच देंगे ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ खींच देंगे, और वैसे ही इस लाइन को पकड़ेंगे और इसे भी पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे, ठीक है। जहाँ पे ये y एक्सिस को टच करेगा, जहाँ पे y एक्सिस को टच करेगा वहाँ पे ये होगा माइनस फाई नॉट बाई ई, और यहाँ भी होगा माइनस फाई नॉट बाई ई। कहाँ से आ गया ये माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक। अभी अभी तुम्हें याद होगा जब मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये याद रखना पड़ेगा सब लोगों को कि जब हम ये यहाँ से, ठीक, कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आता है, और ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, ये वाई फाई नॉट बाई ई होता है, फाई नॉट बाई ई होता है, तो इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फाई नॉट बाई ई होता है। जब भी इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट करेंगे ये फाई नॉट बाई ई पे आके टच होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये फाई नॉट बाई ई पे आके टच हो रहा है। ये जो है ये मेटल ए के लिए है और ये है मेटल बी के लिए, ठीक। हम पहले क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं ये बता सकता हूँ कि किसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ बड़ा है इससे, ठीक। तो
फाई नॉट बाई बी जो है, जो फाई नॉट बाई बी है, फाई नॉट बाई बी, सॉरी फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट बाई ई जो है मेटल बी के लिए वो बड़ा है फाई नॉट बाई ई मेटल ए के लिए। ये लेंथ तुम देख सकते हो, ये लेंथ बड़ा है इस लेंथ से, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बी और ए किसी के लिए भी सेम ही होता है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाई नॉट जो होगा वो बी का वो ज़्यादा होगा फाई नॉट किससे, ए से। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो पहले के लिए आंसर हो जाएगा कि मेटल बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि कौन जो है वो ज़्यादा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन लिख देंगे आइंस्टाइन का, ठीक, कि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ से क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि अगर एच न्यू कॉन्स्टेंट है और अगर हम फाई नॉट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तभी तो ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट रह पाएगा। ठीक, क्लियर। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई नॉट बी का ज़्यादा था, ठीक है, ए से, तो काइनेटिक एनर्जी बी का कम होगा ए से। ए से, ठीक है, क्लियर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। रिमेंबर दिस, दीज आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ अभी तक जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया उसके हेल्प से। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊँ रैंडमली और पूछूं कि यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे है, एक और ग्राफ, सॉरी, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ये, इसका ग्राफ का नाम ए रख देता हूँ, इसका बी और इसका सी। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V02। और अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, कि विच पेयर ऑफ ग्राफ will have same intensity but different frequency। तुमसे पूछा जा रहा है, बताओ इसमें से देखिए कि किसका इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो क्या बदलेगा, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुम्हें ऐसे दो ग्राफ ढूंढने हैं जिसका, ठीक है, इंटेंसिटी सेम का मतलब है करंट सेम हो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो। तो करंट सेम हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो। ए और बी अगर देखो तो ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है लेकिन करंट क्या है, सेचुरेशन करंट वो क्या है, सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। इसी में तुमसे पूछ ले कि विच पेयर ऑफ ग्राफ विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इंटेंसिटी डिफरेंट होगा तो करंट डिफरेंट होगा। बस इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पहले भी सब लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा इसे। डी ब्रॉगली कहता है, ठीक है, कि कोई भी मैटर अगर किसी v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक, तो उस मैटर से कंटिन्यूअसली वेव्स एमिट होंगे, बट ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगे। मतलब कि इनका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, तो यहाँ से वेव्स एमिट होंगे जिनका वेवलेंथ जो है वो फिक्स होगा, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगे। ठीक, डी ब्रॉगली ने कहा कि इससे निकलने वाला जो वेव है उसका जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला उसने डायरेक्टली दिया कि इससे निकलने वाले वेव का जो वेवलेंथ होगा वो होगा h अपॉन में मोमेंटम। ठीक है, ये एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है,
मतलब कि इसका प्रूफ नहीं दिया डे ब्रॉगली ने। उसने कहा कि हर मैटर जिसके पास कुछ मास हो, ठीक, और अगर उसके पास v वेलोसिटी होगा तो उस मैटर से, उस मास से कंटिन्यूअसली वेव एमिट होगा, और वो वेव जो है उसका जो वेवलेंथ है दैट कैन बी रिटन बाई h अपॉन में p, दैट इज h अपॉन में mv। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से किसी भी मास से निकलने वाले वेव को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लासरूम में अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक मैटर हूँ, मैं एक मास हूँ, और मेरे बॉडी से कंटिन्यूअसली एक वेव एमिट होगा अगर मैं मूव करूंगा, और उस वेव का वेवलेंथ जो है वो हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, h अपॉन में p, h अपॉन में mv। बट रिमेंबर दिस कि दिस इज नॉट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस वेव इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव। ठीक, डी ब्रॉगली वेव, इस वेव का नाम डी ब्रॉगली वेव है, या फिर हम मैटर वेव भी कहते हैं। एंड दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड दिस वेव इज डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, क्योंकि मैटर से निकल रहा है, ऑल्सो नोन एज मैटर वेव। ठीक है, क्लियर। अगर हम ध्यान से देखें तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बहुत छोटा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बहुत छोटा है, दैट इज 6.63 इंटू 10 का पावर -34। और कोई भी मास ले लें हम, कोई भी मास, मान लो कि ये पेन ही ले लेता हूँ, 100 ग्राम का है ये, तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी वेलोसिटी, मान लो मैंने इसे फेंक दिया बहुत हाई वेलोसिटी से, कितना ही वेलोसिटी से मैं फेंक दूंगा मैनुअली, ज़्यादा ज़्यादा 100 मीटर पर सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा है ना। ठीक, तो मैं 100 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल ले लूँ अगर, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो मेरा वेवलेंथ आएगा वो 6.63 इंटू 10 का पावर -35 मीटर आ जाएगा। अब ये जो वेवलेंथ देख रहे हो ना, ये वेवलेंथ इतना छोटा है, ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि इसे किसी भी डिवाइस से, ठीक है, मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब डी ब्रॉगली ने 1927 में इस हाइपोथेसिस को दिया तो लोग सोच रहे थे कि कितना सही है कितना गलत है, अनलेस एंड अनटिल डेविडसन एंड जर्मर नाम के दो साइंटिस्टों ने इसे क्रॉस वेरीफाई करके सही ना कर लिया। ठीक है, क्लियर। तो डेविडसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले वेव को सक्सेसफुली डिटेक्ट किया और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को सही किया। हाइपोथेसिस बहुत आसान सा है, दैट इज h अपॉन में mv। ठीक है, क्लियर। और ठीक है, h अपॉन में mv, और डी ब्रॉगली ने इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा और एक फॉर्मूला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिखना है हमें, तो हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मोमेंटम को लिखना चाहते हैं। यू ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी नजर आ रहा है, मैं इसे चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, मास से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक मास पहले से ऊपर था, एक और मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक m लिख दिया मैंने, ताकि ताकि इस मास इंटू वेलोसिटी की जगह पे मैं मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकूं, अपॉन में m आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम का स्क्वायर मिल जाएगा हमें 2m, और काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2m के, तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2m के, 2m के। और काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो इस चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूला ईवी नॉट है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ईवी नॉट होगा, कोई और चार्ज पार्टिकल होगा तो क्यूवी नॉट होगा या क्यूवी होगा, तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे क्यू इंटू वी। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ईवी होगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा अल्फा पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन से निकल के हम अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन में कैसे चले गए? डी ब्रॉगली कहता है कोई भी चीज जिसके पास मास हो उसमें तुम ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हाइपोथेसिस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन ही यूज होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने चैप्टर में पढ़ा, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन था, इसलिए बार बार ईवी नॉट का टर्म यूज कर रहे थे। ठीक, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m QV। ठीक, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन में मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2m QV। ठीक, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इसे मैं बंद कर देता हूं एक ब्रैकेट में। ठीक,
क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो इसी पे पूछने हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो इसी पे आता है, ठीक है, क्लियर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ पे तुमसे ज़्यादातर बोर्ड्स में क्या पूछते हैं, रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है। मैं चार्ज लिख देता हूँ, मुझे पता है क्या क्या पूछेंगे। अगर तुमसे प्रोटॉन पूछ रहे हैं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और मास होता है 1, ठीक है। अगर ड्यूट्रॉन पूछ रहे हैं, अगर ड्यूट्रॉन पूछ रहे हैं तो ड्यूट्रॉन का मास होता है +1 और चार्ज होता है 2, ठीक। अगर अल्फा पार्टिकल पूछ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, चार्ज होता है 2+, मास होता है 4, ठीक है, क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही 1, ठीक है, चार्ज होता है 1, 1। और जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन के 1836 टाइम्स कम होता है। तुम इसे याद कर सकते हो। न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए कैसे, वो हमसे बोल देंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ, किसके किसके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के लिए। तो मास की जगह पे 1 यूज कर लेना प्रोटॉन के लिए, और ड्यूट्रॉन के लिए 2। एक्चुअल में 1 और 2 पूरा नहीं ले सकते, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 1 केजी और 2 केजी नहीं होता वो। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर मुझे प्रोटॉन का निकालना हो तो प्रोटॉन के लिए P लिख दूंगा, H तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, √2 सबके लिए कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूंगा, ठीक है। चार्ज कितना है, 1 है, ठीक है, 1, मतलब कि E लिख सकते हो। और मान लो पोटेंशियल सेम दिया है क्वेश्चन में तो V लिख देंगे। ऐसे ही ड्यूट्रॉन के लिए लिख देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो सब कुछ सेम है। ड्यूट्रॉन के लिए क्या लिख दोगे, 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, डिवाइड करोगे, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें रेडियस का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर। काफ़ी आसान सा है क्वेश्चन। जो PYQs में जब क्वेश्चन ऐड करूंगा तो मैं और दिखा दूंगा यहाँ पे। और अगर केवल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, केवल इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एनसीईआरटी में अलग सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के लिए ईवी नॉट यूज किया है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, 2 फिक्स है, H फिक्स है। सब कुछ सॉल्व करने पे ये आ जाता है 1.227 अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल नैनोमीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन के लिए ये अलग से फॉर्मूला मिल जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। इसमें न्यूमेरिकल के लिए वो तुमसे बस इतना पूछ सकता है कि वेवलेंथ का रेशियो बता दो कितना होगा, बस 2 बार फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें वेवलेंथ का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, इसमें समझाने के लिए कुछ खास है नहीं। स्पीड दे रखा है इन्होंने, वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, और बॉल का मास दे रखा है, ठीक। 2 क्वेश्चन है, सॉरी। पहले में तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए तो H अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू ऑल नो दैट 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का दे रखा है यहाँ पे। और दूसरे पार्ट में इन्होंने बॉल का दे रखा है, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा था 100 ग्राम वाला, सेम ही क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इस मॉडर्न फिजिक्स के इस पहले लेक्चर में जहाँ पे हमने बात करा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, इसमें मैंने एनसीईआरटी से एक एक लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा, एक एक लाइन, ठीक है, जो मैंने बताया वो है, ठीक। अगर अभी भी, ठीक है, अभी भी PYQs के क्वेश्चंस अभी खोल के देख लो आप लोग, ठीक है, कि लास्ट ईयर या इस साल या उससे पहले कौन सा आया था, तो एग्जैक्टली मैंने जो कुछ भी बोला है लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली सब कुछ सेम ही था, ठीक है, क्लियर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम हो दोबारा देखो, ठीक। इसके साथ हमारे वेबसाइट पे आपको इसके PYQs और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक। पिछले 5 साल के क्वेश्चन, 6 साल के क्वेश्चन हम साथ में अटैच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, कीप मैसेजिंग अस।